तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 6 इतिहास पाठ नंबर 10 नए साम्राज्य और राज्य। इसको मैं आपको बिल्कुल डिटेल के साथ में समझाने वाला हूँ, मजा आएगा, कहानी इंटरेस्टिंग है। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। इस पाठ के आपको नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और MCQs लिखे हुए मिलेंगे, वीडियोस भी मिल जाएंगी। दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं, जरूर से चेक करना। अब कहानी आती है एक राजा की कहानी, लेकिन हम जानते हैं एक राज्य और साम्राज्य के बारे में। देखो, नए साम्राज्य और राज्य, क्या फर्क होता है राज्य में और साम्राज्य में? राज्य वो इलाका होता है जिसपे एक राजा राज कर रहा होता है। साम्राज्य वो इलाका होता है जहां पे एक राजा राज कर रहा होता है। हैं? फर्क क्या है? देखो, यह है राज्य, यह है साम्राज्य। समझ रहे हो? यह है राज्य, यह साम्राज्य। यानी कि यहाँ पे जमीन छोटी है, थोड़ा सा इलाका है, और ये बहुत बड़े इलाके पे राज कर रहे होते हैं। अब इसको यहाँ पे जो राज करता है उसको राजा बोलते हैं। ये महाराज बन जाते हैं, फिर बड़े राजा बन जाते हैं। ठीक है, इन्हीं राजाओं की कहानी, हम साम्राज्य की कहानी जानते हैं। साम्राज्य कैसे विकसित हुए, कैसे चले, वो कहानी है एक राजा के बारे में। राजा का नाम है समुंदरगुप्त। क्या नाम है राजा का? समुंदरगुप्त। कहानी इंटरेस्टिंग होगी बहुत ही ज्यादा। देखो क्या हुआ था, ये समुंदरगुप्त को लेके हमें एक पत्थर मिला। सबसे पहले क्या मिला? एक पत्थर मिला जिसमें इसकी कहानी बता रखी है। क्या नाम था पत्थर का? अशोक स्तंभ। अशोक, राजा अशोक जिसने युद्ध त्याग दिया था, उस राजा ने अभिलेख लिखवा रखा था समुंदरगुप्त के नाम पे। सोच सकते हो, अजीब बात लग रही होगी आपको। इस एक ऐसे राजा जिसने युद्ध छोड़ दिया कलिंग युद्ध के बाद में और बुद्ध धर्म अपना लिया, इसका एक अभिलेख हमको मिलता है जिसमें समुंदरगुप्त का बहुत ही खासा जिक्र देखने को मिलता है। यानी कि उसको जो है यहाँ पे इस अभिलेख के अंदर, जो कि हमें इलाहाबाद में मिला है, इस वाले अभिलेख में उसको एक वीर योद्धा, उसके अलावा उसको एक अच्छा कवि, एक अच्छा विद्वान राजा बताया गया है, और उसके साथ साथ उसको भगवान का दर्जा दिया गया है। बाकी बातें ठीक है, लेकिन आखिरकार इसको भगवान का दर्जा क्यों दिया? राजा तो बहुत हुए, इसी को भगवान क्यों बना दिया? देखो क्या हुआ था, स्टार्टिंग से कहानी जाननी पड़ेगी, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा कि कहानी में हुआ क्या आखिरकार। देखो, ये है हमारा प्यारा भारत, जो कि अभी के टाइम पे है, जिसको मैं सस्ते डिजाइन के साथ बना देता हूं। ये लो, ठीक है, ऐसा सा कुछ है आपका भारत। अब यहां पे जो है क्या हुआ था भारत के अंदर, कहानी में बदलाव। ये जो समुंदरगुप्त है, ये चंद्रगुप्त का बेटा है। किसका बेटा है? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य का नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य कोई और था जिसने ये वाले इलाके पर राज किया था। ठीक है, समुंदरगुप्त चंद्रगुप्त का बेटा है, लेकिन उस वाले का नहीं, दूसरे वाले का। अब इसने क्या किया, जो चंद्रगुप्त था ना, वो पहला गुप्त वंश का, ये जो वंश है ना इनका, गुप्त, समुंदर उसका नाम था, गुप्त उसका वंश था। तो जो गुप्त वंश था ना, उसका पहला शासक था चंद्रगुप्त, दूसरा शासक था समुंदरगुप्त। अब ये जो समुंदरगुप्त था ना, इसने क्या किया, इसके पिता ने साम्राज्य पहले से ही ले रखा था, चंद्रगुप्त ने, इसने उसको बढ़ा दिया, इसके ऊपर हमला कर दिया। हमला करते ही भीषण युद्ध हुआ, ये लोग हार गए, मगध हार गया, जिसके साथ भी युद्ध हुआ होगा, लेकिन हाँ वो बुरी तरह हारा, और ये वाला इलाका इसके नियंत्रण में आ गया। ये वाला इलाका जो भी था, ये नियंत्रण में आ गया। उसके अलावा इसको पता लगा कि यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से राजा राज कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, क्या इनको पकड़ा जाए, धड़ दबोचा जाए? इनके ऊपर भी हमला कर दिया। हमला करते ही ये सारे राज्य, जो छोटे छोटे राजा राज कर रहे थे, यहाँ पे 10-12 राजा थे छोटे से इलाके में, तो सारे हार गए, एक एक करके पिटते गए वो लाइन वाइज। अब जैसे ही वो हारे, उनको अब हर जगह भीख मांगेगा थोड़ी ना, समुंदरगुप्त इतना बड़ा राजा है, इसने जो है ये छोटा छोटा इलाका जो है, बहुत ही बेकार सा इलाका, उन्हीं राजाओं को वापस सौंप दिया और बोला मुझे कर देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। ठीक है भाई, अब सेना ही नहीं की, मतलब अगर जरूरत पड़ेगी सेना ले जा सकता है, सारा कंट्रोल समुंदरगुप्त के अंडर में था। यहाँ पे कुछ राजा राज कर रहे थे, राजा तो नहीं थे, वो गण था एक, मतलब गण थे कई सारे। क्या थे? गण। गण या संघ आपने पढ़ा होगा क्या था, वो ये छोटे छोटे लोग जो है, मतलब आपस में मिलके राज करते हैं, किसी राजा की जरूरत नहीं होती इनको, ये समझदार थे। देखो
समुद्रगुप्त के पास ये इलाका, इतना बड़ा इलाका आ चुका था पहले से ही, तो क्या वो इनके ऊपर हमला नहीं करेगा? जब मगध जैसे साम्राज्य तक को उसने नहीं छोड़ा तो इनकी तो हैसियत ही क्या थी। इन्होंने राजा को खुश करने के लिए उसको उपहार देने शुरू कर दिए ताकि वो हमारे ऊपर हमला ना करे। राजा को रिश्वत टाइप का सामान भेजने लगे, सोने के आभूषण, कर तो नहीं देते थे लॉजिकली, लेकिन हाँ बहुत अच्छी अच्छी चीजें भेजते जिससे राजा ने हमले करने का इरादा त्याग दिया। बच गए, लेकिन हाँ उसके साथ साथ इनको बहुत सारी चीजों का नुकसान हुआ और देते रहना पड़ा राजा को खुश करने के लिए। अब पंगा यहाँ पे ये नहीं था, पंगा था ये वाले इलाके का। क्यों? क्योंकि ये वो रास्ता था जहां से राजा दूसरे राजा के ऊपर हमला करते, दूसरे देशों के राजाओं के ऊपर हमला करते थे। सेनाएं जाती थी यहां से भर भर के, आती भी थी भर भर के। इस रास्ते पे नियंत्रण करना बहुत जरूरी था समुद्रगुप्त के लिए। अब यहाँ पे जो है ना कुषाण नाम के राजा राज कर रहे थे, उसके अलावा कुछ और वंश भी थे, बहुत सारे जो है छोटे छोटे से भी थे यहाँ पे। तो क्या किया समुद्रगुप्त ने? तैयारी शुरू कर दी। चल तुझे लाइन पे लगाता हूं। पहले तो कुषाण बहुत ही खतरनाक साम्राज्य था, बहुत बड़ा था, और इसने उनके ऊपर हमला करने की तैयारी कर ली। लेकिन उन्होंने पहले ही हार मान ली, बोले हम नहीं लड़ेंगे तेरे से, तू तो बहुत चीटिंग कर रहा है, तू इतनी बड़ी सेना, हमारी इतनी सी, तुम इतने बड़ी सेना लेके आ रहे हो, हमें तो कुचल कुचल के मार दोगे। हार मान ली उन्होंने। अब जैसे ही उन्होंने हार मानी तो उनको उसके बदले में पता ही है क्या चीजें देनी पड़ेंगी, तो वो सारी चीजें उनको देनी पड़ी। उसके बाद में जो है समुद्रगुप्त अब इतने बड़े इलाके पे राज कर रहा था, अकेला राजा, इतना बड़ा इलाका, सोच सकते हो। तो ये था साम्राज्य समुद्रगुप्त की कहानी जो हमें अशोक स्तंभ से मिली है। उसके अलावा अब समुद्रगुप्त के बारे में इस अशोक स्तंभ में कुछ और चीजें भी लिखी हुई थी। समुद्रगुप्त का माता पिता बेटा कौन था वो भी हमें इसी से पता लगा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है बताते हैं उसकी माँ का नाम था कुमार देवी, जो कि लिच्छवी गण की थी। ये गण होगा कोई इधर उधर, उसमें से थी। उसके पिता थे चंद्रगुप्त। उसका जो बेटा था, समुद्रगुप्त ने अपने बेटे का नाम भी चंद्रगुप्त रखा, लेकिन अब दो दो चंद्रगुप्त, कंफ्यूज नहीं होगा, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ऐसे कर दिया। ठीक है, मतलब इसका पिता चंद्रगुप्त, बेटा भी चंद्रगुप्त, तो ये तो था चंद्रगुप्त, पिता को द्वितीय थोड़ी ना करेगा, ये बाद में आया दूसरे वाला चंद्रगुप्त, इसको चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना गया। ठीक है, तो ये थी इसकी पूरी कहानी। और इसके हाँ कमाल की बात ये है, यहाँ पे इस टाइम में लगभग ये बात है 1400 साल के आसपास की, ज्यादा इधर उधर मतलब होगी थोड़ी बहुत आसपास, हाँ इस टाइम के आसपास की बात है। लेकिन कमाल की बात यह है उस टाइम पे कवियों का बहुत चलन चल रहा था। लोग जो है अपने दरबार में कवि रखते, महान मंत्री रखने लगे जिनके पास बुद्धि का भंडार भरा हुआ था। उन्हीं के अंदर अब यहाँ पे जो समुद्रगुप्त था ना, इसके पास कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट इसके दरबार में रहते थे। कौन रहता था? कालिदास। ये वो कालिदास है जो आपको आने वाले समय में परेशान करेगा व्याख्या करवा करवा के। और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, ये वो महान बुद्धिजीवी प्राणी है भारत का जिसने जीरो का चिन्ह दिया था हमको, शून्य का चिन्ह दिया था, गणित वाला शून्य, जीरो। ठीक है, अब इससे पहले आप बोलोगे कि इससे पहले जीरो नहीं थी, जीरो थी, लेकिन उसको कुछ और ही डिजाइन मान के चलो, ये जीरो है हमारी पहले के टाइम की, कुछ नहीं पता मेरे को कौन सी जीरो थी, लेकिन अब इसने इतनी इजी जीरो बना दी, एक चिन्ह नया दे दिया। उसके अलावा इसने बताया कि पृथ्वी में अंधेरा दिन रात कैसे होते हैं, वो सारी चीजें इसने बताई थी। उसके अलावा इसने कोशिश क्या करी, बताई दिया कि पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी का रेडियस, त्रिज्या कितनी है, इसको नापने की कोशिश करी, और जो कि अभी इस टाइम में जो नापी गई है उसके ऑलमोस्ट आसपास है, थोड़ा सा फर्क है बस, ज्यादा फर्क नहीं है। और दिन रात का जो पैटर्न इसने बताया था वो बिल्कुल सही था, मतलब इतने हजारों साल पहले भी इसको दिमाग था भाई बंदे में। अब ये तो थी चंद्रगुप्त की कहानी, ये लोग इसके दरबार में काम कर रहे थे, ये विद्वान प्राणी। अब कुछ और राजा भी हुए हैं, ये अकेला नहीं था इतने बड़े इलाके पे राज करने वाला। अब ऐसे भरने को पूरे पे भर दिया मैंने कि नहीं, ऐसे होता नहीं है लॉजिकली। क्या होता है, कुछ इलाके बचे रह जाते हैं, छोटे छोटे या फिर बड़े बड़े भी बच जाते हैं कई बार, जब ऐसे खतरनाक राजाओं को कोई टक्कर देने वाला मिल जाता है। कहानी आती है राजा हर्षवर्धन की कहानी। किसकी कहानी है? हर्षवर्धन की कहानी। इसके दरबार में एक कवि रहता था। क्या रहता था? कवि का नाम था बाणभट्ट। क्या नाम था कवि का? बाणभट्ट। अब ये जो कवि था ना, इसने इसकी जीवनी लिखी।
किसकी जीवनी लिखी? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की जीवनी लिखी, जिसका नाम रखा उसने हर्षचरित। क्या नाम रख दिया? हर्ष। देखो हर्ष तो हर्ष है, ये जो हर्ष है वो तो ठीक है, तो इसका नाम क्या रख दिया? हर्षचरित। ठीक है, तो नाम याद रहेगा ना कि मतलब हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित नाम की किताब में हमको मिलती है देखने को, जो कि संस्कृत भाषा में उसकी जीवनी लिखी हुई थी। यहाँ पे जो चीनी यात्री था ना xuanzang, ये काफी फेमस यात्री है, आप बार बार इसका जिक्र सुनते रहोगे। तो ये काफी लंबे समय तक इसके दरबार में काम करता रहा। उसके बाद में ये जब चीन गया तो इसका जिक्र किया इस राजा के बारे में। हर्षवर्धन अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। अब होता क्या था उस टाइम पे कि जो बड़ा बेटा होता था ना पिता का, वो राजा बनता था। ये बड़ा बेटा नहीं था, फिर भी राजा बन गया, वो भी साम्राज्य का राजा। कैसे बना? उनके पिता और उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई और उसके बाद में वो थानेसर के राजा बन गए थे। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। ये वो इलाका था जो बंगाल की साइड में, मैप अगर आपको पता है थोड़ा सा तो मैप बना देता हूं मैं छोटा सा दोबारा से, क्या फर्क पड़ता है ना। देखो ये कुछ मैप है आपका ऐसा सा इंडिया का, तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बंगाल के आसपास का जो है कन्नौज पड़ता है। तो इधर वाले इलाके में इसका बहनोई राज वहां पे शासन कर रहा था, जब बंगाल के शासन ने उसको मार डाला। अब ये कन्नौज को मार दिया हमला करके। हर्षवर्धन ने कन्नौज को जो है अपने अधीन ले लिया। जो इलाका उसने राज कर रहा था ना, उसका बहनोई था, तो उसने उसको जो है अपने कब्जे में ले लिया और उसके बाद में बंगाल जिसने उसको मारा था उसके ऊपर हमला कर दिया। समझ रहे हो? मतलब एक छोटा सा राज्य, अपने बहनोई का राज्य है, उनकी सेना लेके जिसने उसको मारा उसके ऊपर हमला कर दिया। अब पता नहीं वो बचेगा कि नहीं बचेगा, वो जीत गया। कमाल की बात है, हर्षवर्धन जीत गया और बंगाल का राजा हार गया, मारा गया, जो भी किया उसने, कट गया वो तो इस तरीके से इसका साम्राज्य बढ़ा था थोड़ा सा। ठीक है, मतलब साम्राज्य ही बन गया था इसका भी। उसके बाद कहानी आती है ऐसे ही पल्लव, चालुक्य और पुलकेशियन द्वितीय, इनकी भी कुछ कहानियां हमको देखने को मिलती है। अब देखो यहाँ पे बता रखा है, देखो लिखने की जरूरत है नहीं, ज्यादा डिटेल में जानने की भी जरूरत आपको नहीं है। पल्लवों का राज्य, उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। मतलब छोटा सा इलाका था, ज्यादा बड़ा था नहीं। जबकि चालुक्यों का राज्य जो है कृष्णा और तंबुद्रा नदी के बीच में बसा हुआ था। मतलब नदियों के बीच में छोटी सी जगह बच जाती है जो थोड़ी बहुत है, तो उसमें ये लोग राज कर रहे थे, अपना अपना इलाका बना बना के। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। अब ये ऐहोल जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा प्राचीन समय से ऐहोल का एक महत्व रहा है। क्यों महत्व रहा है? क्योंकि एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था उस टाइम का। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। क्या नाम था? पुलकेशिन द्वितीय। देखो हमने स्टार्टिंग में जो लाइन दे रखी है इन्होंने, पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय, इनकी कहानियां मिलती है। अब ये जो पुलकेशिन द्वितीय है ना, ये चालुक्यों का सबसे महत्वपूर्ण राजा था, यानी ये राजधानी इसी की थी। उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति के द्वारा उनकी जो है रचना लिखी गई, कुछ भी जो लिखा होगा, जिसमें उसकी 4 पीढ़ियों का जिक्र देखने को मिलता है। और ये जो पुलकेशिन द्वितीय था ना, इसको ये राज्य उसके चाचा से मिला था। चाचा राज कर रहे थे, हो गया होगा कुछ पंगा या मार दिया होगा, तो उसके बाद इसको मिल गया था पुलकेशिन द्वितीय को। ठीक है, ये छोटी सी कहानी थी। अब यहाँ पे बात आती है इन राज्यों पर शासन कैसे चलता था। देखो शासन का सिंपल सा तरीका अपना रखा था इन्होंने। पिता राज कर रहा है, उसके बाद उसका बेटा राज करेगा। बेटा, ज्यादा बेटे हो गए तो बड़ा बेटा राज करेगा। ठीक है, एक ही बेटा है तो वही राज करेगा, ऐसे चलता था। और ये जब तक चलता था, अगर कोई उनके जमीन पे कब्जा ना कर ले, ठीक है, क्या ना कर ले, कब्जा ना कर ले, अगर युद्ध हुआ, हार गए, तो जमीन तो जाएगी और क्या जाएगा। तो इस तरीके से वो उनकी जमीन जाती, नहीं तो तब तक वो राज करते रहते, कर वसूली करते, वो सारा ये किया करते थे। अब यहाँ पे एक नई प्रकार की सेना का निर्माण होने लगा। पहले क्या था, राजा जो है ना, इनको हर्षवर्धन हो गया, समुद्रगुप्त हो गया या कोई और राजा, इनको पैसे दिया करता था, नियमित वेतन देता, सोने का कुछ भी देता या जो भी था वो दिया करता, जिसके बदले वो सेना, वो सैनिक उसके लिए काम करते। अब ऐसे करते करते सेना, क्योंकि हमले होने लगे बार बार, तो सेना का नियंत्रण भी करना, घोड़ों की साफ सफाई, बहुत सारा झमेला था। और राजा को उसके ऊपर, इतने बड़े इलाके पर, इतनी बड़ी सेना पर नियंत्रण रखना मुश्किल होता जा रहा था। इसीलिए उसने एक नई चीजों का निर्माण करवाया, नए सेना नायक बनवा दिए। ये एक नई पोस्ट आ गई थी मार्केट में सेना नायकों की। सेना नायक मतलब सेनापति टाइप के बोल सकते हैं आप।
तो ये क्या करते, इनको जो है ना राजा जमीन दे देता और वहां पे रह के इनको जो है कुछ वेतन नहीं देता था। जब युद्ध पड़ता, उनकी जरूरत पड़ती तो ले लेता और उसके बदले इनको जो है जमीन दी जाती और उस जमीन में से वो जो भी लोग काम कर रहे होते, मतलब किसान या मजदूर, उनसे कर वसूली किया करते थे, जिससे उनका गुजारा चलता, घोड़ों की देखभाल या फिर सैनिकों की जो भी जरूरतें होती वो पूरी होती थी। अब ये मार्केट में नए नए चल रहे थे। अब देखो, राजा हमला करेगा, एक साम्राज्य जब दूसरे के ऊपर हमला करता है ना तो जमीन डबल ही कर लेता है ऑलमोस्ट। तो अब सेनानायकों को बांट दी, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो बाद में जो है उनको सामंत का कहलाया गया। लेकिन ये भी बड़े बदमाश निकले सेनानायक। ये देखते ना, जब राजा, मतलब अब राजा की हालत है ना, जो राज्य है वो कमजोर हो चला है, राजा के बस की कुछ रही नहीं बात, आजादी महसूस करने लगते, राजा को मरवा देते या फिर अपने आप को राज्य से अलग कर डालते, ठीक है, खुद अलग हो जाते थे ये सेनानायक भी। अब यहाँ पे बताते हैं दक्षिण के राज्यों में सभाएं, यहाँ पे सभाएं होने लगी थी। मतलब सभाएं किसको लेके कि जमीन कैसे बटेगी, क्या होगा, लोगों को अच्छा जीवन कैसे मुहैया कराया जाए। और सबसे ज्यादा पंगा क्या था कि जो राजा थे या फिर कोई भी था ना, वो गांव के ऊपर पहले नियंत्रण करता, क्योंकि गांव में खेती होती, गांव से ही कर वसूली की जाती, शहरों से उनको ज्यादा मुनाफा नहीं होता था। लेकिन आज के टाइम पे उल्टा हो गया, आपको पूरा पता ही होगा सिस्टम क्या चल रहा है। उस जमाने के आम लोगों की कहानी, किसकी कहानी, आम लोगों की कहानी। यहां पे जो है बात आती है कालिदास की। कालिदास याद ही होगा आपको, है ना, ये समुद्रगुप्त के दरबार में काम कर रहा था वही बंदा कालिदास। तो ये जो कालिदास था, इसने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा जिसका नाम था अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत। ये जो है एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की कहानी है, एक राजा की और एक शकुंतला नाम की युवती की कहानी है। इनको जो है आपस में प्रेम हो जाता है, राजा को और शकुंतला नाम की जो युवती थी उसको प्रेम हो जाता है आपस में। राजा ने अंगूठी दी, वो मछली ने निगल ली और उसके बाद में जो मछुआरा था ना, एक मछुआरा जैसे मछली पकड़ता है, तो उसने मछली काटी पकड़ के जैसी, उसमें से अंगूठी निकल के आई। अब उसको पता, मतलब ये इतनी महंगी अंगूठी ऐसे मछली के पास तो जानी चाहिए, वो दरबार में चला गया उस अंगूठी को लेके। उसके रास्ते में पड़ते हैं ना जैसे पहरेदार हो गए या फिर जो भी लोग होते हैं, तो उन्होंने उसको बड़ा डांटा। लेकिन राजा ने उसको जब बुलाया तो पुरस्कार दिया कि अंगूठी लौटाने के लिए शुक्रिया, जबकि बाहर वाले लोग उसको चोर साबित कर चुके थे। उसके बाद में जैसे ही राजा ने उसको धन दिया उपहार के तौर पे, मतलब गिफ्ट दिया कि तूने अच्छा काम किया है, अंगूठी लौटा दी, वो जो सैनिक थे या जो भी कोई था वो उसके पीछे पीछे आ गई ताकि उसके पैसे को हड़प सके। ये सीन चलता था। बड़े ही मतलब खतरनाक टाइप के लोग चले थे। ये थी आपकी पूरी कहानी इस पार्ट के बारे में। और हाँ, उसके अलावा जो है अलग इलाकों में मतलब भारत का कहानी है, तो पूरे भारत में तो ये सीन चल रहे थे, लड़ाई दंगे भड़के हुए थे पूरे। जबकि दूसरे कुछ इलाकों में ना लोगों को ज्ञान बांटा जा रहा था, धर्म अपनाए जा रहे थे, ईसाई धर्म, मुसलमान का जो धर्म होता है, किताबें लिखी गई, कुरान वगैरह जो भी थे ये वो उसी टाइम पे ये भी लिखी गई थी, ठीक है। तो ये सीन भी यहाँ पे बताया गया है थोड़ा सा लास्ट में, मतलब इन शॉर्ट आपको बता देना जरूरी है। वैसे एग्जाम्स में नहीं आता ये, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है, वो इसी टाइम की बात थी। तो ये था आपका इस चैप्टर के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो एंड करते हैं। मैं खत्म कर मतलब आपको कराने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में कराऊंगा। तो जरूर से सब्सक्राइब करना, साथ में घंटी दबा लेना ताकि कोई अपडेट दूं आपको, आपके काम का हो तो आपको बिल्कुल टाइम से मिले।